नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आइए सुबह 7 बजे की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद के खिलाफ G20 देशों ने दिखाई एकजुटता, मिलकर समस्या से निपटने पर जोर। आतंकवादी गुटों के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान। पेरिस हमले के मास्टरमाइंड की हुई पहचान, अब तक 127 गिरफ्तार। राष्ट्रपति ओलांद का दावा, सीरिया में रची गई साजिश, अमेरिका और रूस को साथ आने की सलाह। जीएसटी बिल को पारित कराने के लिए विपक्ष को मनाने की हर संभव कोशिश करेगी सरकार। यूएई इंडिया इकोनॉमिक फोरम में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, जारी रहेंगे श्रम सुधार। पुरस्कार वापसी समस्या का समाधान नहीं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान, कहा घटनाओं पर बहस जरूरी। तमिलनाडु में बारिश से अब तक 95 से ज्यादा की मौत। मुख्यमंत्री जयललिता ने किया 500 करोड़ की राहत राशि का ऐलान, स्कूल कॉलेज बंद। फ्रांस ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका और रूस से साझा कार्रवाई की मांग की है। संसद के विशेष सत्र में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा कि अमेरिका और रूस को सीरिया पर अपने मतभेद दूर करने चाहिए। दोनों देशों को एक गठबंधन बनाकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ओलांद ने कहा कि वो जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पेरिस हमले की साजिश सीरिया में रची गई और इसे बेल्जियम से अंजाम दिया गया। इस बीच फ्रांस की संसद में आज एक बिल पेश होने वाला है। इसमें आपातकाल को 1 महीने के लिए बढ़ाने की मांग की जाएगी। इसके तहत पुलिस और सुरक्षा बलों को तलाशी और गिरफ्तारी के लिए ज्यादा अधिकार मिलेंगे। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साफ किया है कि सीरिया में आईएस के खिलाफ कार्रवाई तो जारी रहेगी, लेकिन अमेरिकी सेना जमीनी लड़ाई नहीं लड़ेगी। इस बीच सीरिया में गठबंधन सेनाओं के हवाई हमले जारी हैं। J'estime en conscience que nous devons faire évoluer notre Constitution pour permettre au pouvoir public d'agir conformément à l'état de droit contre le terrorisme de guerre. पेरिस हमले के बाद आरोपियों की धरपकड़ तेज हो गई है। फ्रांस में अब तक 127 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बेल्जियम के अब्दुल हामिद अबाउद को हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बेल्जियम के ही संदिग्ध आतंकी सालाह अब्दे सलाम के खिलाफ फ्रांस ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईएस आतंकियों की तलाश के लिए फ्रांसीसी पुलिस ने सोमवार को करीब 168 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान गिरफ्तारियां भी की गई। फ्रांस की पुलिस ने बेल्जियम के एक संदिग्ध आतंकी सलाह अब्दे सलाम की तस्वीर जारी की है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेरिस कत्लेआम के बाद फ्रांस और यूरोपीय देशों में नए हमलों को अंजाम दिए जाने की साजिश रची जा रही है। Le terrorisme peut frapper, a frappé, même si nous avons évité de nombreux attentats, peut frapper et peut frapper de nouveau ces jours-ci, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Je ne dis pas cela pour... इधर पेरिस में आतंकी हमले के बाद फ्रांस ने सीरिया में आईएस के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों ने सीरिया के रक्का में आईएस ठिकानों पर बमबारी तेज कर दी है। ताजा अभियान में 10 लड़ाकू विमानों ने करीब 20 ठिकानों पर बमबारी की है। हमले में आईएस का एक कमांड सेंटर, एक गोला बारूद डिपो और लड़ाकों के शिविर को निशाना बनाया गया है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसो ओलांद देश में आपातकाल की समय सीमा को 12 दिनों से बढ़ाकर 3 महीने करने के पक्ष में है, ताकि आतंकी घटना से निपटा जा सके। शुक्रवार को पेरिस में रेस्टोरेंट, कॉन्सर्ट हॉल और स्टेडियम के पास हुए हमलों में 129 लोग मारे गए, जिनकी याद में फ्रांस में 3 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन यानी सोमवार को आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति बनाकर काम करने की अपील की गई। पहले से तय एजेंडे से अलग हटकर G20 में पहली बार आर्थिक मुद्दों के अलावा किसी अन्य मामले पर चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित किया गया। शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक संयुक्त बयान में सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद की निंदा की। बयान में आतंकवादी गुटों की आर्थिक मदद पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन के पहले दिन भी भारत समेत सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद की एक सुर से निंदा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए दुनिया के देशों की साझा कोशिशों पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि दुनिया को आतंकवाद से सख्ती से निपटना होगा। सम्मेलन की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री बीती रात स्वदेश लौट आए। आतंकवाद के अलावा G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, व्यापार, IMF, कोटा सुधार और सब्सिडी के मुद्दे पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना भेदभाव और पारदर्शी वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर जोर दिया। भारत ने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज करके ईंधन सब्सिडी घटाने से इनकार कर दिया। साथ ही काले धन पर रोक लगाने के लिए बैंकिंग सूचनाएं साझा करने पर जोर दिया गया। G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन सोमवार को सदस्य देशों के बीच व्यापार, वित्त और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गहरी रस्साकशी रही। अमेरिका ने घरेलू गैस और पेट्रोलियम की खपत कम करने के लिए उस पर दी जाने वाली सब्सिडी को 2025 तक खत्म करने का प्रस्ताव किया। भारत ने अपनी विकास जरूरतों के लिए इसे जरूरी बताया और सब्सिडी में कमी का विरोध किया। G20 adopt a date certain for the elimination of all fossil fuel subsidies. They wanted the adoption of 2025 as the date by which all. भारत ने निजी खातों में बाहर के देशों से आने वाले धन पर लगने वाले टैक्स पर कमी की मांग की। इसे 3% से ज्यादा नहीं रखने पर जोर दिया। अभी ये 7.5% है। पिछले साल करीब $70 अरब की राशि भारत भेजी गई थी। So India has been pushing that this transactions cost be reduced. Used to be about 10%, has come down to now about 7.5% on average. There's a lot of variation around that average of 7.5%. सम्मेलन में साइबर सुरक्षा के मामले में सभी देशों के बीच आम सहमति दिखी। भारत ने विकासशील देशों में विकास के दौरान स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने के लिए 2020 तक हर साल $100 अरब की वित्तीय और प्रौद्योगिकी मदद के वादे को तुरंत पूरा करने और आगे भी जारी रखने पर जोर दिया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि GST से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में पारित कराने के लिए विपक्ष को मनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। दुबई में UAE इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2015 की बैठक में उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी देश में आर्थिक सुधारों से जुड़े कानून पारित होने में देरी भले ही हुई हो, लेकिन ऐसे जरूरी कानून कभी अटके नहीं हैं। करों में एकरूपता लाने से जुड़े GST यानी वस्तु और सेवा कर अधिनियम को सरकार की अगले साल 1 अप्रैल से लागू करने की मंशा है, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इसे समय पर लागू करना अब मुश्किल दिख रहा है। लोकसभा से पारित हो चुके इस बिल पर विपक्ष ने राज्यसभा में कई संशोधनों की जरूरत बताई है। अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि मुख्य विपक्षी दल तर्कपूर्ण तरीके से इस विधेयक को पारित करने के बारे में विचार करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि चीन में छाई मंदी का भारत पर असर नहीं है और देश में जिंस की कम कीमतें अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर साबित हुई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी और टैक्स व्यवस्था को भी और तर्कपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत और चीन रक्षा संबंधों को मजबूत करके आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने पर भी सहमत हुए हैं। भारत दौरे पर आए चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष जनरल फेंग चेंगक्लोंग ने कल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की। उनके साथ चीन से 25 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल भी आया है। भारत ने आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए साझा अभ्यास का प्रस्ताव रखा। जनरल फेंग ने रक्षा मंत्री के चीन दौरे का प्रस्ताव दिया। जनरल फेंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। भारत के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस महीने निर्यात में 17% से ज्यादा की कमी आई है। अक्टूबर में $21.35 अरब का निर्यात हुआ। इस दौरान आयात में भी 21% की कमी आई है। अक्टूबर में कुल आयात 31.12 अरब का रहा। आयात में कमी की वजह से व्यापार घाटे में कमी आई है। इस दौरान 9.76 अरब का कुल व्यापार घाटा हुआ, जबकि पिछले साल इस दौरान 13.5 अरब का व्यापार घाटा हुआ था। बीते साल के मुकाबले इस बार अक्टूबर में कच्चे तेल के आयात में 45% की कमी दर्ज की गई है। वहीं खुदरा महंगाई के बाद अक्टूबर में थोक महंगाई दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई और अक्टूबर में ये 0 से 3.81% नीचे रही। सितंबर में ये 0 से 4.54% नीचे थी। थोक महंगाई में ये इजाफा दलहन, सब्जी, प्याज
और डेयरी उत्पादों के महंगा होने से हुआ है। अक्टूबर में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर बढ़कर 2.44% पहुंच गई। असहिष्णुता पर छिड़ी बहस के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मानना है कि असहमति की अभिव्यक्ति बहस के जरिए होनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भावनाओं में बहकर चर्चा करने से तर्क नष्ट हो जाता है। राष्ट्रपति ने किसी भी मसले पर बहस में संतुलन बरते जाने की हिमायत की। दिल्ली के विज्ञान भवन में कल हुए समारोह में राष्ट्रपति ने पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए 6 लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर अवार्ड की महत्ता का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अवार्ड किसी भी प्रोफेशन में कड़ी मेहनत, टैलेंट और मेरिट के एवज में मिलता है। अवार्ड पाने वालों को इसका सम्मान करना चाहिए। Such awards should be cherished and valued by those who receive them. Sensitive minds sometimes get disturbed by some incidents in society, but expression of concern over such events should be balanced. Emotions should not overrun reason. केंद्रीय मंत्री वीके सिंह एक बार फिर अपने बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असहनशीलता पर बहस छेड़ने वालों को इस काम के लिए पैसे दिए गए। विपक्ष ने उनकी समझ पर सवाल उठाते हुए मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। वहीं साहित्यकारों ने वीके सिंह को आरोप साबित करने की चुनौती दी है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि असहनशीलता पर बहस उन लोगों ने छेड़ी है जिन्हें इस काम के लिए पैसे दिए गए और ये राजनीति से प्रेरित कल्पनाशील लोगों के दिमाग की उपज है। विपक्ष ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उनके इस्तीफे की मांग की है। क्या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त 200 लोगों ने प्राइम मिनिस्टर कैमरून को लिख के दिया, उनको पैसा दिया गया, या इतने इतने बड़े कलाकार और साहित्यकार और लेखक और कवि जिन्होंने यहाँ आवाज उठाई उनको पैसा दिया? ये एक मूर्खतापूर्ण बयान है। उन्होंने सरकार के दिए हुए पुरस्कारों को वापस किया है। उनकी बात पर सरकार को चेतना चाहिए। बनस्पत के इस तरह के जो लोग हैं जिन्हें नए मूल्य हैं और रोज ये कोई ना कोई बुरी बात बोलता है आदमी। वीके सिंह साहब अगर इस तरह के बयानात देते हैं तो मैं समझता हूँ उनको ना समझ है असहिष्णुता की, और वो इन चीजों को लेकर भी असहिष्णु है। मुझको लगता है कि ऐसे लोगों का मंत्रिमंडल में बने रहना देश के लिए, संविधान के लिए एक खतरनाक संकेत है। साहित्यकारों ने भी वीके सिंह के आरोप को निराधार बताया और इसे साबित करने की चुनौती दी। 400 से अधिक कलाकार, 500 से अधिक वैज्ञानिक, ये सब पैसा देकर ये बयान दे रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। इस तरह के निराधार झूठे बयान देना एक विदेश राज्य मंत्री को शोभा नहीं देता। एक दूसरा, मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो सिद्ध करें। बीजेपी वीके सिंह के बयान पर टिप्पणी से बच रही है, लेकिन असहनशीलता के मुद्दे पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो वीके सिंह जी ने क्या कहा है वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कोई मॉरल राइट नहीं है इस तरह की चीजों पर टिप्पणी करने का। साहित्यकार, फिल्मकार और कुछ उनके जो अपने लोग हैं जो अलग अलग कहीं न कहीं विभागों में काम करते हैं, उनके माध्यम से वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब अपने बयानों से वीके सिंह विवादों में घिरे हों। इससे पहले मीडिया और दलित बच्चों की हत्या के मामले में दिए बयान के बाद वीके सिंह विपक्ष की तीखी आलोचना झेल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. Get live Rajya Sabha session. News, views, reports and analysis you can trust on social media.
Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. मौसम की मार झेल रहे तमिलनाडु के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु में हफ्ते भर से जारी बारिश से अब तक 95 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने राहत के कामों के लिए 500 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने का ऐलान किया है। ये तस्वीरें चेन्नई और उसके आसपास के इलाके की हैं। पानी में डूबी बस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीते कुछ दिनों से तमिलनाडु में हो रही बारिश से लोग कितने परेशान हैं। चेन्नई में जलजमाव और रेल सेवाओं में देरी से लोगों को दफ्तर पहुंचने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश से चेन्नई के कई इलाकों में पानी भर गया है। एहतियातन मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने की हिदायत दी गई है। हालात को देखते हुए तमिलनाडु और पुडुचेरी में सभी शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते ट्रेनों और हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। प्रदेश के लोगों का कहना है कि बीते 15 साल में ऐसी बारिश नहीं हुई। மழை வெள்ளத்துல 10 நாளா மழை வந்ததால ஒரே தண்ணி வந்து இந்த சாக்கடை தண்ணியும் சேர்ந்து வரதால வீடுகளெல்லாம் மூழ்கி போச்சு। மக்கள் ரொம்ப அவதிப்படுறாங்க। குழந்தை குட்டிலாம் வந்து मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बारिश से लोग बेहाल हैं। फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। नॉर्थ तमिलनाडु जिलों में और साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, प्रकाशम, गुंटूर जिले तक और रायलसीमा में चित्तूर, कड़पा, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत जगह हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, भारी से अति भारी वर्षा होने का संभावना है। कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी मतलब 25 सेंटीमीटर से ऊपर भी होने का संभावना है। तमिलनाडु में जगह जगह राहत शिविर बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 11 टीमों को राहत काम में लगाया गया है। तमिलनाडु में भारी वर्षा हो रही है और उस वर्षा के कारण एनडीआरएफ की 11 टीमें वहां लगी हुई हैं। हमने बाहर से भी टीमों को बुलाया है, गुंटूर से, आंध्र प्रदेश से। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कैबिनेट के सहयोगियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। जयललिता ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार जल्द ही उन पदों की पहचान का काम पूरा कर लेगी जिनकी चयन प्रक्रिया से साक्षात्कार खत्म किया जा सके हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 31 दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसका ऐलान किया था। अगले साल 1 जनवरी से केंद्र सरकार के ग्रुप डी, सी और बी के गैर राजपत्रित पदों के लिए चयन के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। इस मुहिम से उन लाखों परीक्षार्थियों को फायदा होगा जो विभिन्न विभागों में नौकरियों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार देते हैं। We are very hopeful and confident that before the deadline of 31st December 2015, we would be able to do away with the practice of conducting interviews, at least for Group C and D posts. And gradually this will follow for the other posts also. केंद्र सरकार ने राज्यों से भी ऐसे पदों की पहचान करने को कहा है जिनके चयन प्रक्रिया से साक्षात्कार को खत्म किया जा सके। In the central departments and the ministries, we are way ahead in doing away with the practice of interview for recruitment to various jobs, at least in Group C and D. And some of the states have also very actively followed it up. केंद्र सरकार के 36 लाख कर्मचारियों में से करीब 95% ग्रुप डी, सी और बी के गैर राजपत्रित पद पर हैं, जिनका चयन कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए करता है। केंद्र सरकार की इस कवायद का मकसद निचले स्तर की सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है और भ्रष्टाचार भी खत्म करना है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गंगा नदी के पानी का लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ता है और इससे जुड़े सफाई कार्यक्रम से क्या फर्क आया है, इसे लेकर सरकार एक शोध करा रही है। इसकी जिम्मेदारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को दी गई है। एम्स 6 महीने में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। यह अपनी तरह का पहला शोध कार्यक्रम होगा जिससे गंगा के पानी की गुणवत्ता और इसके फायदों का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा।
ये जानकारी जल संसाधन गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने भी शिरकत की। गंगा के जल के ऊपर रिसर्च कर रहे सारे इंस्टीट्यूट आमंत्रित करके उनका एक पेपर तैयार होने के बाद 6 महीने के बाद हम दोबारा घोषित करेंगे कि गंगा जल के स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव हैं, ताकि वो जो गंगा की विशेष गुण हैं जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, उन गुणों को बनाए रखने में हमारे निर्मल गंगा अभियान को मार्गदर्शन प्राप्त हो। सूर्य उपासना के पर्व छठ में आज सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा। रविवार को नहाय खाए के साथ ये पर्व शुरू हो गया। इसके चलते बिहार में सड़कों पर चहल पहल और आवाजाही भी बढ़ गई। लेकिन ऐसे में बिहार की लाइफलाइन माने जाने वाले पटना के गांधी सेतु में वाहनों का दबाव बढ़ गया है। लंबे जाम ने दूर दूर से अपने घरों तक पहुंचने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार में महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ छठ की ही छटा दिखाई पड़ रही है। छठ है तो सभी को घर पहुंचने की जल्दी भी है। ऐसे में बिहार के 2 किनारों को जोड़ने वाले पटना के मशहूर गांधी सेतु पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। पुल पर वैसे भी जाम लगना आम बात है, लेकिन छठ की वजह से पुल पर लगने वाला ये जाम और लंबा हो गया है। चारों तरफ पुलिसकर्मी तैनात हैं और सभी जगह अपने अपने काम कर रहा है। छठ की वजह से गांधी सेतु पर गाड़ियों की आमद और रफ्त बढ़ी और लंबे जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस पुल से आने जाने में, और प्लस इतना ज्यादा भीड़ हो रहा है कि पूछिए नहीं, हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। 1982 में बने गांधी सेतु ने न सिर्फ पटना और हाजीपुर जैसे 2 शहरों को जोड़ा, बल्कि गंगा के 2 किनारों में बटे बिहार को भी एक कर दिया। लेकिन पुल में 1990 के बाद से ही दरार दिखनी शुरू हो गई। रखरखाव की कमी के चलते हाल और बेहाल हो गए। अब यहाँ आम दिनों में भी लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, तो त्योहारों में जाम की समस्या बढ़ना लाजमी है। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। चाहे अंतर्राष्ट्रीय खबरें, नेपाल ने एक बार फिर भारत पर अघोषित नाकेबंदी का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री केपीएस ओली ने राष्ट्र के नाम पहले संबोधन में कहा कि जरूरी सामानों की किल्लत दूर करने के लिए भारत से सामानों की आवाजाही जरूरी है। ओली ने पंचशील के सिद्धांतों का भी हवाला दिया। वहीं भारत का कहना है कि नेपाल के आंतरिक हालात इस संकट के लिए जिम्मेदार हैं। अघोषित नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गरी अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सुचारू गर्न र नेपाल सरकार र समग्र नेपाली जनताका तर्फबाट जोरदार आग्रह गर्दछु। नेपाल के नए प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली ने राष्ट्र के नाम पहले संबोधन में देश के मौजूदा संकट को भूकंप से ज्यादा बड़ा संकट करार दिया। उन्होंने कहा कि संविधान का मसौदा तैयार करना आंतरिक मामला है और वो इस मामले से खुद निपटना जानते हैं। ओली ने कहा कि नेपाल पड़ोसी देशों के साथ बराबरी का संबंध चाहता है और इस मामले में सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र और पंचशील के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत से ईंधन, दवाओं और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। लाखौं पीड़ितहरू जाडो मौसम र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने कठिनाईबाट त्रस्त छन्। नवजात शिशु, सुत्केरी आमा र वृद्धहरूको जीवनमा आउन सक्ने जोखिमका बारेमा सरकार संवेदनशील छ। हालांकि भारत लगातार नाकेबंदी के आरोपों को खारिज करता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक ट्रक ड्राइवर सुरक्षा को देखते हुए खुद वहां जाने से डर रहे हैं, जिससे सामान की आपूर्ति में बाधा आ रही है। नेपाल मामलों के जानकारों का कहना है कि नेपाल के मौजूदा संकट के लिए आंतरिक वजहें जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि पहले तो ये अजम्पशन ही प्रॉब्लमेटिक है कि भारत ने इस तरह का कोई एम्बार्गो नेपाल पर लगाया है। उसमें अड़चने हैं बहुत सारी जो कि ऑपरेशनल हैं, ग्राउंड पर हैं, क्योंकि सारे ये जितने भी हमारे व्यापार के ट्रक जाते हैं वो बिहार के साथ होते हुए मधेश से होकर जाते हैं। यहाँ की जनता बहुत नाराज है इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको लेकर। जानकारों का मानना है कि संकट का समाधान नेपाल को खुद ही निकालना होगा। नेपाल के अंदर क्या होता है उसका असर भारत पर पड़ता है और भारत की एक सोच बनती है जो एक दोस्त की तरह नेपाल को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर हाँ, अधिकार नेपाल का है कि वो अपने अंदरूनी मामलों में किस तरह से बातें सुलझाना चाहता है, जो लोग नाराज हैं उनको किस तरह से मनाना चाहता है और क्या संशोधन वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और कब करेंगे, ये उनकी बात है। नेपाल में बीते करीब 3 महीनों से मधेसी आंदोलन जारी है।
जिसकी वजह से भारत से लगी रक्सौल बीरगंज सीमा पर यातायात बाधित है। इस सीमा से ही 70% कारोबार होता है। नेपाल के मधेसी लोग देश में लागू हुए नए संविधान का विरोध कर रहे हैं और इस आंदोलन के चलते वहां जरूरी सामान की किल्लत हो गई है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। मशहूर अभिनेता सईद जाफरी नहीं रहे। 86 साल के जाफरी ने शनिवार को लंदन में आखिरी सांस ली। जाफरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने शोक जाहिर किया है। जाते जाते एक नजर सईद जाफरी के फिल्मी सफर पर। 50 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में सईद जाफरी ने कई यादगार अभिनय किए जो दर्शकों के जहन में हमेशा जीवंत रहेंगे। थिएटर से अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले जाफरी ने शतरंज के खिलाड़ी, मासूम, गांधी, चश्मे बद्दूर, राम तेरी गंगा मैली, हिना जैसी फिल्मों में काम किया। 1977 में आई सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी ने उनकी अभिनय कला को नई पहचान दिलाई। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। मिर्जा साहब जा रहे हैं, बस रैयत खबरदार। लोग अफवाहें क्यों फैलाते हैं? आइंदा किसी ने अंग्रेजी फौज का नाम भी लिया तो कसम जनाब अमीर की जबान खींच लेंगे। जाफरी ने बॉलीवुड के अलावा थिएटर, टीवी शोज और हॉलीवुड में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। उन्होंने रिचर्ड एडिनबरा की बहुचर्चित फिल्म गांधी, द मैन हु वुड बी किंग, अ पैसेज टू इंडिया, द फार पवेलियंस जैसी अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया। कब तक मैं झूठ बोलता रहूंगा इससे पांडे साहब? सच तो ये है कि इसे आप रिहा मत कीजिए, यही जेल में रखिए इसे आप। सईद जाफरी का जन्म 8 जनवरी 1929 को पंजाब में हुआ था। उन्होंने लंदन की राडा अकादमी में अभिनय के गुर सीखे। सईद पहले भारतीय थे जिन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया था। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आतंकवाद के खिलाफ G20 देशों ने दिखाई एकजुटता, मिलकर समस्या से निपटने पर जोर। आतंकवादी गुटों के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान। पेरिस हमले के मास्टरमाइंड की हुई पहचान, अब तक 127 गिरफ्तार। राष्ट्रपति होलांद का दावा, सीरिया में रची गई साजिश, अमेरिका और रूस को साथ आने की सलाह। जीएसटी बिल को पारित कराने के लिए विपक्ष को मनाने की हर संभव कोशिश करेगी सरकार। यूएई इंडिया इकोनॉमिक फोरम में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, जारी रहेंगे श्रम सुधार। पुरस्कार वापसी समस्या का समाधान नहीं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान, कहा घटनाओं पर बहस जरूरी। तमिलनाडु में बारिश से अब तक 95 से ज्यादा की मौत, मुख्यमंत्री जयललिता ने किया 500 करोड़ की राहत राशि का ऐलान। स्कूल कॉलेज बंद।